सुबह का मेरा सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता जैन। आज प्रयोजनमूलक भाग 2 की तीसरी इकाई के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसका विषय है अनुवाद का स्वरूप, उसका छेद, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रकृति। हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका। कारण नहीं, हिंदी और अनुवाद। जनसंचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अनुवाद जो होता है, अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहा जाता है। अनुवादक के लिए स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य होना चाहिए। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। इन संरचनाओं के प्रयोग के विशेष परिवेश और अपने मुहावरे होते हैं। अतः अनुवाद को स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा से इसकी संरचना, परिवेश, मुहावरा के साथ परिचित होना आवश्यक होता है। कोई भी अनुवादक किसी पाठ को पूरी तरह समझे बिना उसका अनुवाद नहीं कर सकता। कोष देखकर एक भाषा के शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्द रख देना अनुवाद नहीं होता है। अनुवाद करने में कोश एवं महत्वपूर्ण पदार्थ सहायक होते हैं, किंतु विषय की समझ और चिंतन की तर्क शक्ति के अभाव में कोरा भी सहायक नहीं हो सकता। वस्तुतः अनुवाद में स्रोत भाषा के ऐसे अनेक संदर्भ को जानने और लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है, जो लक्ष्य भाषा में नहीं होती। यह देखा गया है कि कभी-कभी अनुवादक स्रोत भाषा के कथन को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करते हुए मूल कथन और अनुवाद में समानता लाने के लिए अति उत्साह में ऐसे प्रयोग में कर देता है जो लक्ष्य भाषा को प्रकृति और सांस्कृतिक परंपरा से मेल नहीं खाते। ऐसे अनुवाद स्वाभाविक लगते हैं, हास्यपद भी प्रतीत होते हैं। अतः अनुवादक को उनकी स्रोत और लक्ष्य भाषा की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूर्णतः परिचित होना चाहिए। अनुवाद की परिभाषा देखिए, हम पढ़ते हैं अनुवाद क्या होता है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना। अनुकरण जो हम कहते हैं ना, अब अनुकरण का जो तरीका क्या है वो चेंज हो जाता है। किसी के कहने के बाद कहना अथवा किसी कथन या अनुवृत्ति कथन, पुनः कथन या उसका पुनरुक्ति कथन करना, अर्थात एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या बतलाना अनुवाद कहलाता है। 20,000 अनुचार शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है। अंग्रेजी कोश के अनुसार ट्रांसलेशन का सीधा अर्थ है एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। इस संदर्भ में अंग्रेजी की प्रसिद्ध भाषाविद जेसी कैटफर्ड के अनुसार अनुवाद एक भाषा है जो मूल पाठ सामग्री को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करती है या बदलती है या उसका स्थानापन्न करती है। इस प्रकार अनुवाद में 3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। पाठ्य सामग्री, समतुल्य, समानार्थी, पुनर्स्थापना। अनुवाद के स्वरूप उपयुक्त विवेचन के आधार पर अनुवाद को निम्नलिखित 3 रूपों में या 3 अंतर्गत विषयों में रखा गया: शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद और रूपांतरण। तो शाब्दिक अनुवाद क्या कहलाता है? इसमें मूल भाषा या श्रुत भाषा की शब्द योजना, वाक्य विन्यास आदि का दूसरी भाषा या लक्ष्य में लगभग ज्यों का त्यों अनुवाद करना शाब्दिक अनुवाद कहलाता है। अब भाषा अनुवाद क्या कहलाता है? इसमें मूल भाषा या स्रोत भाषा की शब्द योजना बनाना, वाक्य विन्यास करना आदि को दृष्टि में रखकर शब्दों एवं वाक्यों में निहित मूल भाव पर विशेष ध्यान देना ही अनुवाद कहलाता है या भाषा अनुवाद कहलाता है। रूपांतरण क्या कहलाता है? इसमें अनुवादक मूल भाषा या स्रोत भाषा के समस्त कष्ट दूसरी मात्र या लक्ष्य भाषा में अनुदित करने के लिए चेष्ट परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार रूपांतरण करते समय अनुवादक की रुचि हावी हो जाती है। जब आप किसी चीज का अनुवाद कर रहे हैं, देखो सीधा सीधा अर्थ है, मैं आपको समझाऊं कि जो अनुवाद होते हैं वो क्या होते हैं। अनुवाद मतलब सीधा से शाब्दिक अर्थ हम माने कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद के। मेरा नाम नम्रता जैन है, ठीक है। आप जैसे आप संसद भवन में देखते होंगे ट्रांसलेटर वाली जो मशीन उनके कान में लगी होती है, आप देखो वो ट्रांसलेटेड करके उन्हें सुनाती है, वो अनुवादक का काम करने लगे। पहले आपके साथ एक हेल्पर चलता था। आप आगरा घूमने गए हो कभी या कहीं आप घूमने गए हो तो आप देखना कि आपके साथ एक गाइड रहता है।
तो वो जो गाइड है उसे ना कई सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, उसे हिंदी भी आती है, उसे अंग्रेजी भी आती है, फ्रेंच स्पेनिश भी आती है, उसे अलग अलग भाषाएं आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि जहां और जिस देश का नागरिक भारत में भ्रमण करने आ रहा है, तो उसे अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में समझना है। वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझेगा। अगर मैं बताऊं उसे कि ये ताजमहल है, ये आगरा में है, और ये शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनवाया था, तो आई थिंक वो नहीं समझ पाएगा इस बात को मेरी, कि वो मैं क्या कहना चाह रही हूँ वहां। लेकिन मैं उसे समझाऊंगी, दिस इज द ताजमहल। अब मुझे भी फ्रेंच तो आती नहीं, अनुवादक तो मैं हूं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की उस चीज को। तो राम स्कूल जाता है, सिंपल सा वाक्य है, राम गोज टू स्कूल, या राम स्कूल गया, है ना। तो ये जो हमने इंग्लिश इसका किया, और एक और छोटी सी मैं लाइन सुनाती हूँ आपको। वी लिव इन अ वंडरफुल एज, इट इज द एज ऑफ साइंस। ये जो समय है, जिस समय में हम रह रहे हैं वर्तमान में, ये कौन सा समय है? वैज्ञानिक समय है। वंडर ऑफ साइंस का मैं निबंध आपको बता रही थी। तो जो मैंने अनुवादक किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो जो अनुवादक करेगा वो किन किन बातों पे ध्यान रखे? एक तो भाषा पे पूरा उसका ध्यान रहना चाहिए, किस भाषा को वो कन्वर्ट कर रहा है, किस भाषा का वो कन्वर्सेशन कर रहा है। दूसरा जो है इसका शाब्दिक अनुवाद, उसे शब्दों का पूरा अनुवाद, उसे अर्थ पता होना चाहिए। और रूपांतरण कैसे करना है वो भी उसे नॉलेज होना चाहिए, जो ग्रामर कहते हैं ना, व्याकरण शास्त्र। किसी भी भाषा को उठा लो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, किसी भी, हर भाषा का एक व्याकरण शास्त्र अलग चलता है। अंग्रेजी में उसे ग्रामर कह देते हैं, हिंदी में उसे व्याकरण कह देते हैं, संस्कृत में उसका व्याकरणम शास्त्र कह देते हैं। तो व्याकरण को समझना सबसे ज्यादा अनिवार्य अंग है। आप हिंदी अगर पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए, और जब तक आपको ग्रामेटिकल चीजों का नॉलेज नहीं है, व्याकरण चीजों, तो आप उतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाएंगे। जो हिंदी का वास्तविक स्वरूप है, उसका भी आप उतना अच्छा प्रयोग नहीं कर पाए, जितना अच्छा प्रयोग हम कर सकते हैं बिना व्याकरण के। सपोज करो आपसे कहा जाए, एक लाइन बोलनी है, फलों में आम श्रेष्ठ है, लेकिन श्रीनगर में बहुत अच्छे आम मिलते हैं। अब इसमें व्याकरण एक जानकारी दीजिए मुझे। तो व्याकरण एक जानकारी, इसमें पहले तो हम अल्पविराम के बारे में बता देंगे, विराम चिन्हों की जानकारी आपको दे देंगे, कहाँ अर्धविराम लगेगा इस वाक्य में, कहाँ अल्पविराम लगेगा, और कहाँ पूर्ण विराम लगेगा इस वाक्य में। उसके अलावा हम वाक्य का प्रकार बता देंगे, कि वह वाक्य सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है, किस विधा को धारण किए हुए है। फिर वाक्य का प्रकार भी बता सकते हैं, सकारात्मक है, नकारात्मक है। फिर हम इसमें विशेषण भी बता सकते हैं, कि इसका गुण क्या है, इसकी विशेषता क्या है। फलों में आम श्रेष्ठ होता है, लेकिन श्रीनगर के जो आम है वो बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। तो हमने इसमें विशेषण भी डाल दिया। हम इसमें संज्ञा भी बता सकते हैं, हम इसमें सर्वनाम भी बता सकते हैं। तो जब तक आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया भी बता सकते हैं, विशेषण, अपव्यय, वचन, इन सब की जानकारी नहीं होगी, तो एक प्रॉपर सेंटेंस आप नहीं बना। तो अनुवादक का काम भी क्या है? जब तक अनुवादक को शब्दों का, भाषा का और उसके रूपांतरण का उचित ज्ञान नहीं हो जाता है, जब तक वो उसको कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें हम आपको बता रहे थे, अनुवाद करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। दूसरी भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना। अनुवाद क्यों किया जा रहा है? भाई जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपने मेरे मुंह से सुना होगा इंग्लिश वर्ड भी निकल रहे हैं। तो मैंने अपनी वोकेबलरी को समृद्ध करने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर लिया। ठीक है, दूसरी भाषाओं की शैली, मुहावरे, दार्शनिक तत्व, वैज्ञानिक तकनीकों को प्राप्त करना और विचारों का प्रदान करना, ये सबसे बड़ा अनुवाद का उद्देश्य होता है। जब तक आप किसी अंग्रेज के पास बैठे और आपके पास थोड़ी सी भी अनुवादक नहीं है, मतलब आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपके पास कोई ट्रांसलेशन करने वाला नहीं है, तो उसने आपको गालियां दी तो आपको समझ में नहीं आई, और आपने बुंदेलखंडी में दी तो उसे समझ में ना आई। ठीक है ना, दोनों को जब एक चीज समझ में नहीं आएगी, तो उस काम को करने में विचारों का आप आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, जिसमें कथित बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है, वो अनुवाद कहलाता है। क्लियर? अब अनुवाद क्या कहलाता है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। अनुवाद करने वाले को ही अनुवादक कहा जाता है।
अनुवादक के लिए शोध भाषा, लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। इन संरचनाओं के प्रयोग के विशेष परिवेश और अपने मुहावरे, अतः अनुवाद को शोध भाषा, लक्ष्य भाषा से इनकी संरचना करना, इन मुहावरों से परिचित होना अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी अनुवादक किसी भी टेक्स्ट को पूरी तरह समझे बिना उसका अनुवाद नहीं कर सकता। कोर्स देखकर एक भाषा के शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्द रख देना अनुवाद नहीं होता है। शब्दकोश देख के आप जब तक आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक आप अनुवाद नहीं कर सकते। अनुवाद करने में कोश एवं महत्वपूर्ण सहायक उपादान है, किंतु विषय की समझ और चिंतन तर्क शक्ति के अभाव में कोरा भी सहायक नहीं हो सकता। वस्तुतः अनुवाद में स्रोत भाषा के ऐसे अनेक संदर्भों को पहचानने, लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है जो लक्ष्य भाषा में नहीं होती है। ऐसा प्राय देखा गया है कि कभी-कभी अनुवादक स्रोत भाषा के कथन को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत नहीं कर पाता है, जो उसे हास्यप्रद प्रतीत होता है।